सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2। ओके, जिसका टाइटल है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके, एज़ यूजुअल जो है हम लोग जो स्टार्ट करेंगे जो है एक एनसीईआरटी की स्टोरी के साथ। ओके, इन ए स्मॉल विलेज इन तंजानिया, अफ्रीका, माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड fetch water. She has to walk a long way and return after a few hours. She then helps her mother in a house and joins her brother in taking care of their goats. All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for a whole year. Okay, स्टोरी को हम ऐसे ही जो है पढ़ के आगे निकलते हैं और मेन क्रस्क पे जाते हैं इसके। तो Peter lives in the heart of the sheep rearing region in the New Zealand, where his family runs a wool processing factory. Every day when he returns from the school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. Their yard is situated in a wide grassy plain with hills in the distance. It is managed in a scientific way using latest technology. Peter's family also grows vegetable through organic farming. अब यहाँ पे ना दो हैबिटेट्स के बारे में, दो जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताया, जहाँ एक माम्बा है जो एक बड़े ही रॉकी एरियाज़ में रहता है, डेजर्ट्स एरिया में तंजानिया में, और वहाँ उसकी फैमिली बेयरली सर्वाइव कर रही है उस हैबिटेट में। जो चीज़ें उनके पास है, लैंड्स है जो है, और एक तरफ पीटर है जो न्यूजीलैंड में रहता है, जहाँ पे जो है वो जो है डेली देखता है अपने अंकल को कैसे वो शीप रेयरिंग और वूल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनके पास, और वेजिटेबल भी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से कर रहे हैं। जहाँ पर एक तरफ उसका जो माम्बा का पिता है वो जो है पूरा दिन एक कुछ चंद बीन्स और मेज़ के लिए पूरा दिन हार्ड टॉयलिंग करता है। तो इससे आगे चलते हैं। माम्बा एंड पीटर स्टेज इन द टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड and lead their very different lives. The difference is because in the quality of land, soil, water, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब माम्बा और पीटर जो है ना दो डिफरेंट जो है पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ जो क्वालिटी ऑफ लैंड, सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स, यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, डिफरेंस है। एक जगह पे है, एक जगह पे नहीं। अवेलेबल ऑफ सच रिसोर्सेज इज ए मेन रीजन प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। अब रिसोर्सेज का जो है डिफरेंस की वजह से ही दो जो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो दो प्लेसेस हैं उसमें मेजर डिफरेंसेस क्रिएट करता है। ठीक है, सबसे पहला नेचुरल रिसोर्स है वो है लैंड। ठीक है, लैंड इज अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल द पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज इज नॉट हैबिटेबल। तो लैंड सिर्फ 30% है अर्थ का। मैंने बताया 70 पार्ट जो है पानी का है और 30 पार्ट जो है लैंड का है। तो सिर्फ 30% है, और उसमें से भी पूरा जो है कुछ छोटा सा पार्ट जो है हैबिटेबल है और बाकी जो नहीं है। This uneven distribution of population in different part of the world is mainly due to the varied characteristics of land and climate. क्लाइमेट और वेदर की वजह से जो है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जितना जो है पॉपुलेशन सहारा डेजर्ट की होगी है ना, उतनी जो है बांग्लादेश या पाकिस्तान या इंडिया या चाइना की थोड़ी है, या किसी एक पर्टिकुलर रीजन की ले लो, या जो गंगेटिक प्लेन है इंडिया का वहाँ की, और इतने बड़े सहारा डेजर्ट की पॉपुलेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट, वहाँ की फर्टिलिटी ऑफ लैंड, वहाँ के टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, स्लोप्स पे डिपेंड करता है। माउंटेन, लो लाइंग एरिया सबसे ससेप्टिबल टू वाटर। ठीक है, ये चीज़ें तो डिफरेंट टाइप्स, जैसे डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्ट एरियाज आर नॉर्मली कम पॉपुलेटेड और कम हैबिटेबल होते हैं। प्लेन और जो प्लेन्स और रिवर वैलीज होती हैं वो सूटेबल होती हैं एग्रीकल्चर के लिए, और इसलिए वहाँ डेंस पॉपुलेशन होती है अराउंड द वर्ल्ड। यही बात है। अब हम पढ़ते हैं, हमने ये देख लिया एक जनरल अजम्पशन। अब हम लैंड यूज़ के बारे में, लैंड किस तरह से यूज़ की जाती है। देखो, लैंड को एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। इसे लैंड यूज़ कहते हैं, डिफरेंट पर्पजेज के लिए जो लैंड यूज़ की गई है। ठीक है, द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर।
यूज़ ऑफ लैंड डिपेंड इन चीज़ों पे करता है, उसकी फिजिकल फैक्टर्स पे, जैसे कैसी टोपोग्राफी है, माउंटेनस है या फिर प्लेन है या फिर प्लेट्यूज है, टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है। फिर सॉइल कैसी है, फर्टाइल है, बैरन लैंड है, कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, रेनी है सीजन है, ट्रॉपिकल में होगा तो रेनी होगा, ठीक है। कौन सा कैसा सीजन है वहाँ पे, ड्रॉट ज़्यादा आकर होते हैं, फ्लड ज़्यादा आकर होते हैं, या फिर बैलेंस ऑफ बोथ है, या फिर कैसा लैंड है। फिर मिनरल्स कैसे हैं वहाँ पे, अवेलेबिलिटी, क्या पानी अवेलेबल है। ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द लैंड यूज पैटर्न। लैंड का किस तरह से यूज़ होता है उस पर ह्यूमंस की पॉपुलेशन और उसके क्या है टेक्नोलॉजी का भी डिपेंड करता है। अब माम्बा जो है अफ्रीका में रहता है, वहाँ पे तंजानिया में, वो जो है हल से मतलब बैल से जो है खेत जोत रहे हैं, वहीं जब न्यूजीलैंड में जो है वो ट्रैक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, टेक्नोलॉजी में रिसोर्सेज जैसे हैं वैसे। ये है लैंड यूज़। अब हम देखते हैं वैसे लैंड यूज़ इन सेलेक्टेड एरिया। देखो क्रॉप लैंड जो है ये विद रिस्पेक्ट टू द कंट्री है। देखो सबसे ज़्यादा क्या है, इंडिया में 57% ऑफ द अवेलेबल लैंड जो है वो क्रॉप में यूज़ किया जाता है। 4% पेस्चर्स हैं सिर्फ, 22% फॉरेस्ट है जो अब इंक्रीज़ हो गया, ये पुरानी एनसीईआरटी है, और अदर यूजेज में 17% है। वहीं देखो सबसे ज़्यादा जो टोटल क्रॉप लैंड दुनिया का है 30% में से वर्ल्ड में 11% सिर्फ जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर विद रिस्पेक्ट टू द रेशो ऑफ लैंड इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रॉप जो है लैंड है। सबसे ज़्यादा पास्चर्स कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में 56%, इंडिया में 4% है। सेकंड कहाँ पे है, यूके में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दी लैंड अवेलेबल। ओके, फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, जापान में 67%, ठीक है, मतलब उसके लैंड के रेशो के हिसाब से। सबसे अदर यूजेज में जो है 52% में है हाई, सबसे ज़्यादा कनाडा। तो ओवरऑल पास्चर्स जो है दुनिया में 26% है, फॉरेस्ट 31% है, और जो है अदर यूजेज में 32% है। अगर इसमें क्रोनोलॉजी में सेट करना हो कि सबसे ज़्यादा दुनिया में लैंड यूज़ किस में होती है, तो आप बोल सकते हो कि फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा लैंड यूज़ हो रही है। उसके बाद पूछे तो आप बोलोगे पास्चर्स हैं, उसके बाद पूछे तो आप बोलोगे क्रॉप लैंड है, और अदर यूजेज से बाद इस तरीके से जो है डिवीजन है दुनिया का, वर्ल्ड का रिसोर्सेज जो है लैंड रिसोर्स को यूज़ किया गया है। अब लैंड कैन बी क्लासीफाइड बेस्ड ऑन ओनरशिप, जैसे प्राइवेट लैंड है ना, जो जिस पे जो है जो हम लोग हमारी मतलब अपनी फार्मिंग लैंड होगी। कम्युनिटी है जहाँ सब लोग जो है गांव के जो है यूज़ करते हैं, जैसे कुछ पास्चर्स होते हैं जो कम्युनिटी लैंड होती है, वहाँ सब के एनिमल्स आकर जो है दिन में, ठीक है, घास चराने के लिए आते हैं। प्राइवेट लैंड इज ओन बाई इंडिविजुअल, वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन बाई कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फोडर फॉर फ्रूट्स, नट्स और मेडिकल हर्ब्स, ठीक है। दिस कम्युनिटी लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। इन कम्युनिटी लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं, जो एक कॉमनली सब की यूज़ होती है, वो सबके लिए वो रिसोर्स। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। लोगों की डिमांड्स जो है वो हमेशा दिन ब दिन, कहते हैं ना, ख्वाहिशें बढ़ती रहती हैं। तो वो गालिब का शेर भी है ना कि ख्वाहिशों के पर। तो ये है कि पीपल्स के जो है डिमांड्स वो हमेशा ख्वाहिशें बढ़ती लेंगे, लेकिन ज़मीन तो लिमिटेड है ना, वो थोड़ी बढ़ती रहेगी हर दिन। क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्वालिटी ऑफ लैंड भी डिफर करेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया सहारा डेजर्ट का, डेजर्ट लैंड, या फिर थार डेजर्ट और राजस्थान में वैसी क्रॉपिंग नहीं होगी जितनी जो गंगेटिक प्लेन में होगी, या फिर जो साउदर्न स्टेट में होगी, ठीक है, या फिर जो लाल मिट्टी पे होगी, ब्लैक पे। पीपल स्टार्टेड इंक्रोचिंग कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। और लोगों ने क्या कर दिया, अब जो कॉमन प्लेसेस थे, जैसे प्ले ग्राउंड्स थे, जैसे कोई पेस्चर्स थे कॉमन्स, जैसे गार्डनिंग एरियाज थे, पार्क्स थी, उन पे जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बनाने शुरू कर दिए। ह्यूज कॉम्प्लेक्सेस इन अर्बन एरियाज एंड टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरियाज। तो अब कमर्शियल पे जो बिल्डिंग्स है, मॉल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ये बनाने लग गए हैं सिटीज़ में, और एग्रीकल्चर एरियाज़ जो है रूरल एरिया में एक्सपेंड हो रहे हैं, कैसे फॉरेस्ट काट के, ठीक है। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न ऑल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन अवर सोसाइटी। अब कल्चरल चेंज किससे क्या मतलब है हमारा, कि कल्चरल चेंज कि लैंड यूज़ पैटर्न जो है कल्चरल चेंज से भी, अब एक कल्चरल चेंज आ रहा है कि एग्रीकल्चर से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट हो रहे हैं या सर्विस सेक्टर में, तो वो लैंड को जो है वो उस टाइप से यूज़ किया जाएगा। कल जो एग्रीकल्चर लैंड थी, आज वहाँ कोई फैक्ट्री लगा के जो है वो इंसान प्राइवेट फैक्ट्री लगा के वो अपना काम कर रहा है। तो एक कल्चरल शिफ्ट वही है
कि जब इंसान मतलब जितना इकोनॉमी उस हिसाब से शिफ्ट होगी, जितना कहते हैं ना इकोनॉमी बढ़ती है, लोग उतना एग्रीकल्चर से सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से में शिफ्ट हो जाते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, इधर लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डिजर्टिफिकेशन, ये मेजर थ्रेट है इन्वायरमेंट को बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। फॉरेस्ट को काट के लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। कॉमन प्लेसेस पे जो जो चीज़ें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली थी, जो छोटे छोटे फॉरेस्ट थे सिटीज़ एरिया में, उनको काट के वहाँ कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो ये जो है ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखते हैं। अब कंजर्वेशन ऑफ लैंड, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स, हम कैसे कंजर्व करें लैंड रिसोर्स को, ठीक है। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैव लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड एरेबल लैंड एंड हैज़ क्रिएटेड ए फियर ऑफ लूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। जो ख्वाहिशें इंसान की जो ज़रूरतें बढ़ती गई हैं, उसकी वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है फॉरेस्ट एरियाज़ का। आपने देखा हाईवेज़ बन रही हैं, 6 लेन्स बन रही हैं, 8 लेन्स बन रही हैं फॉरेस्ट को काट के। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ एग्रीकल्चर लैंड का भी। डैम्स बनी, वो जब डैम फ्लडिंग होती है तो सारा एग्रीकल्चर ख़राब हो जाता है, ठीक है। देयरफॉर द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। एफोरेस्टेशन उस कंजर्व कैसे कर सकते हैं? एफोरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशंस, regulated use of chemical pesticides, fertilizer and check on overgrazing are some of the common method used to conserve land। ये जो है ना ये जो है हमने प्रिकॉशंस लेने हैं लैंड यूज़ को कम करने, लैंड डिग्रेडेशन को कम करने के लिए, ठीक है। हमें पेस्टिसाइड्स का कम इस्तेमाल करना, फर्टिलाइज़र्स को कम इस्तेमाल करना है। हमने कहीं ओवर ग्रेजिंग तो नहीं कर रहे हम ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि उससे इरोजन होगा, फिर रन ऑफ वाटर जो है वहाँ लैंड स्लाइड्स आएंगी। ये चीज़ें हम बैरन लैंड को कैसे दोबारा जो है वो कल्टीवेशन में ला सकते हैं, ये चीज़ें सोचने की हैं, ठीक है। ये कुछ मिटिगेशन मैकेनिज्म दिए गए हैं, केस स्टडी ये खुद से आप पढ़ सकते हो। लैंड स्लाइड हुई है, ठीक है, उसका क्या केस स्टडी करना है आपने, फिर उसके मिटिगेशन मैकेनिज्म्स क्या हैं, ये खुद से आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जो है नेक्स्ट हमारा है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। कैसे लैंड डिग्रेड हो रही है और उसकी कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, ओके। सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन इज अ मेजर थ्रेट टू द सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल इरोजन जो हो रहा है ना, जो लैंड स्लाइड्स आ रही हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह रन ऑफ हो रहा है वाटर की वजह से, वो जो है आज जो है सबसे मेजर थ्रेट है। क्योंकि इरोजन से क्या हो रहा है कि जो टॉप जो फर्टाइल लैंड होती है वो जो इरोड हो जा रही है, ठीक है। हमारी एक्टिविटीज़ से, जैसे बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर कैन लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, दोनों फैक्टर्स। जैसे कि फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, जैसे डिफॉरेस्टेशन हम करते हैं, पेड़ काटते हैं तो जड़ें जो हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। जब पेड़ ही कट गए, जड़ें ही हट गई, तो पानी जो है उसको डिग्रेड कर देता है, उसको एक बैरन लैंड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। बैड लैंड, ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा चराना, एक्सट्रीमली ग्रास जो है रूट्स तक उखाड़ लिए जाते हैं एनिमल्स के द्वारा, उससे लैंड डिग्रेड होती है। ज़्यादा केमिकल्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने से, ठीक है, जो हरियाणा पंजाब में आज हो रहा है एक्सेसिव फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने से, ठीक है। तो एल्गे ब्लूम होता है, रेन वॉश, लैंड स्लाइड और फ्लड्स जो है कॉमन है कुछ टर्म्स, ओके। तो सम ऑफ द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। देखो कुछ मेथड्स। मल्चिंग, अब मल्चिंग क्या है, देखो मल्चिंग, अब जो बेयर ग्राउंड है, प्लांट्स जैसे हमने लगा दिए, एक प्लांट यहाँ लगा दिया, एक प्लांट यहाँ लगा दिया, एक प्लांट यहाँ है, एक ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट। अब इसके बीच का जो एरिया, ये जो एरिया है, इसको हमने कवर कर दिया घास से, है ना, कोई भी स्ट्रॉ से, जो रिमेन्स ऑफ क्रॉप्स है ना। तो उससे क्या होता है कि सॉइल में जो सनलाइट जो डायरेक्ट पड़ती है ना, वो इन ग्रास पे पड़ेगी, मिट्टी पे नहीं पड़ेगी, और सॉइल अपना जो है मॉइस्चर जो है वो रिटेन कर सकता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक, ठीक है। दूसरा है कंटोर बेरिंग। देखो कंटोर बैरियर्स क्या होते हैं, स्टोन या ग्रासेस सॉइल आर यूज टू बिल्ड ए बैरियर अलॉन्ग कंटोर। देखो ये है ना, ये देखो ये पेड़ और ग्रासेस लगा दिए जाएं इन कंटोर्स पे, यहाँ पे, तो जो क्या होगा कि ये ट्रेंचेस बना दिए जाते हैं, बैरियर्स। तो ये क्या करता है, जब पानी ऊपर से आता है तो ये वाटर कलेक्ट कर लेता है। जो माउंटेनस एरियाज़ में जब राइस उगाया जाता है तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, ठीक है। बैरियर्स बना दिए जाते हैं ताकि वाटर जो है कलेक्ट कर सके, और लैंड स्लाइडिंग भी कम होगी। मिट्टी जो है अगर पानी के साथ जो है मिट्टी नीचे नहीं जाएगी, वो इन पत्थरों के पास अटक जाएगी, रुक जाएगी यहीं पे। तो ये रॉक डैम्स, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, रॉक्स टू प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉसेस। तो रॉक्स का इस्तेमाल कर किया जा सकता है, ठीक है। टेरेस फार्मिंग में ये देखो कंटोर फार्मिंग, एक है टेरेस फार्मिंग, ये भी वही है,
ब्रॉड फ्लैट स्टीप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप so that the flat surfaces are available to grow crops. They reduces surface runoffs and soil erosion. ये जो है ना एक फ्लैट लैंड है, इसमें जो हमने ये छोटी छोटी, देखो ये ऐसे हमने ये बना लिए छोटे 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 क्रॉप एरियाज। तो यहाँ पे क्या होता है, इससे जो है सॉइल इरोजन कम होती है, सॉइल डिग्रेडेशन कम होती है, लैंडस्लाइड्स कम आती है, और यहाँ पे हम लोग अपने क्रॉप्स ग्रो करते हैं इस तरीके से। इसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। समझ लो, यहाँ पे एक टाइप की क्रॉप, यहाँ पे दूसरे टाइप की, फिर यहाँ पे एक टाइप की, फिर यहाँ पे दूसरे टाइप की, ऐसे ऐसे जो है लाइनिंग में क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। लैंड की फर्टिलिटी भी उससे बची रहती है। उससे क्या होता है, वो सॉइल में रन ऑफ भी कम होता है कि हमने एक सीज़न में यहाँ पे एक चीज़ उगा दी, दूसरे सीज़न में यहाँ दूसरी उगा दी, तो जो है लैंड को जो है ऐसे छोड़ा भी नहीं गया। काउंटर प्लॉइंग देखो, कंटोर प्लॉइंग देखो, प्लॉइंग पैरेलल टू द कंटोर ऑफ द हिल्स टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर। देखो ये हिल है, ये हिल है, इसी के पैरेलल में ऐसे प्लो किया ताकि जब पानी पड़ेगा तो इसमें आएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ऊपर से जो बारिश आएगी वो पूरा रन करके ले जाएगी, पानी को ले जाएगी कि नहीं। हमने इसके अपोजिट में ऐसे पैरेलल ऑफ द माउंटेन्स जो है हमने की, इसको कहते हैं कंटोर प्लॉइंग। ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स, कोस्टल एरियाज और ड्राई रीजन्स में जो है ट्री प्लांट किए जाते हैं, एक रो में ट्री प्लांट किए जाते हैं, ये देखो सॉइल को कवर करने के लिए। तो ये कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं सॉइल को कंजर्व करने के। ठीक है, तो हमने यहाँ पढ़ लिए। ठीक है, अब ये एक एक्सपेरिमेंट है, देखो विदाउट जो है प्लांट्स के, जो देखो पानी से कैसे मिट्टी एकदम धो के इस कंटेनर्स में भर जाती है, और प्लांट्स हो तो कितनी कम होती है। ये है, इसने एक केस स्टडी हमें शो की है। ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। वाटर के बारे में पढ़ते हैं। वाटर इज ए रिन्यूएबल एंड नेचुरल रिसोर्स, रिन्यूएबल है। ठीक है, दोबारा से जो है एग्जॉस्ट नहीं हो रहा। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 3/4 मैंने 70% ऑफ द अर्थ सरफेस मैंने आपको बताया था कि वाटर से कवर्ड है। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लानट, इसीलिए इसको जो है वाटर प्लानट भी कहा जाता है, और ब्लू प्लानट। इट इज़ ए प्रीमिटिव ओशंस, इट वाज इन अ प्रीमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर अगो। सबसे पहले लाइफ कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, ओशंस में। ठीक है ना, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, इवन टुडे द ओशन कवर्स 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। आज भी 2/3 ऑफ द ओशन सरफेस जो है वाटर से कवर्ड है, और सपोर्ट करता है रिच वैराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, ओशन वाटर इज होएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मैंने आपको पहले प्रीवियस चैप्टर्स में बताया कि ओशन वाटर जो है सॉल्टी वाटर होता है, सलाइन होता है, वो ह्यूमंस के यूज़ के लिए जो है फिट नहीं है। फ्रेश वाटर जो सिर्फ 2.7% है, जिसकी पूरी कंपोजिशन हमने डिटेल में पीछे वाले यूनिट्स में पढ़ी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, नियरली 70% ऑफ दिस, इस 2.7 में से भी 70% आइस शीट और ग्लेशियर्स में है, एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड, माउंटेनस रीजन्स में जो इनएक्सेसिबल है। ठीक है, सिर्फ 1% ऑफ द फ्रेश वाटर है अवेलेबल जो ह्यूमन यूज़ के लिए अभी है। इट जो ग्राउंड वाटर की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, रिवर्स और लेक्स में। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की शक्ल में जो रेन की वजह से हमें मिलती है। तो फ्रेश वाटर इज देयरफॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। सबसे प्रीशियस सब्सटेंस है। वाटर कैन नाइदर बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। पानी को ना हम और ऐड कर सकते हैं अर्थ पे, ना सब्ट्रैक्ट, ना कम कर सकते हैं अर्थ से। इसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। इट्स अबंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी बिटवीन इट इज़ इन कांस्टेंट मोशन साइकिलिंग थ्रू द ओशन, एयर, लैंड एंड बैक। और इसका जो है पोर्शन ऑफ वाटर डिफरेंट जो एरियाज़ में वो डिपेंड करता है इसकी साइकिल पे, ओशन से लैंड पे, लैंड से फिर बैक ओशन में, ऐसे जो साइक्लिक होती है इसकी, जो कंडेंसेशन से, एवेपोरेशन से, जो रेन से हमें अब मिलता है। तो अगेन द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशंस और रन ऑफ से, दिस इज ऑलरेडी नोन एंड इट इज़ रेफर्ड वाटर साइकिल, जो हमने पिछले यूनिट्स में बहुत डिटेल में पढ़ा है, आप देखो जाके। ठीक है, ये देखो, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पे देखो, ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए। ह्यूमन सिर्फ वॉशिंग या ड्रिंकिंग के लिए नहीं, बट बहुत सारी फैक्ट्री से लेके हर चीज़ में जो है वाटर का यूज़ होता है।
ठीक है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थ्रू रिजर्वायर्स ऑफ डैम्स एंड अदर यूजेज. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड ऑफ फूड एंड कैश क्रॉप्स इंक्रीज द अर्बनाइजेशन and rise standard of living being are the major factor leading to the shortage of water supply and fresh water in either due to drying up of resources or water pollution. अब जो पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ ना और बड़े सारे कैश क्रॉप्स, बहुत अर्बनाइजेशन, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो गया है, तो इससे क्या होगा, पानी का एक्सेसिव यूज़ होने की वजह से पानी या तो पल्यूट हो गया है या फिर ड्राई हो रहा है पानी. ठीक है, प्रॉब्लम क्या है वाटर अवेलेबिलिटी के? स्कार्सिटी ऑफ वाटर जो है हम बहुत सारे रीजन्स में फेस करें. इनफैक्ट इन इंडिया इन मेनी जो है नीति आयोग के अकॉर्डिंगली इन मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर फेसिंग एक्सट्रीम वाटर स्कार्सिटी. ओके, मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथर्न अमेरिका, अप्रॉक्सीमेटली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वाटर की जो है इन डिफरेंट रीजन वाटर, फ्रेश वाटर की जो है वो हमें बहुत ही कमी है. कंट्री जो है क्लाइमेटिक जोन में लोकेटेड है, जो फेस करती हैं ग्रेट ड्रॉट प्रॉब्लम्स, अफ्रीकन कंट्रीज़ है ना, बहुत सारी इन सेंट्रल एशिया, ये जो कंट्री वाटर शॉर्टेज का, और वो जो है सिर्फ वाटर कहाँ से मिलता है, सीजनल या एनुअल प्रेसिपिटेशन से. वो भी जो है वेदर कंडीशन, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वेदर जो है अनप्रडिक्टेबल होता जा रहा है, उसकी वजह से और जो है ये सफ़र कर रहे हैं ये लोग, एक्सट्रीम ड्रॉट जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. अब वाटर को कंजर्व कैसे किया जा सकता है? एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट सोर्स वाटर सोर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग वर्ल्ड टुडे. पानी का जो है स्टेप हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्वेलिंग रिसोर्सेज. इवन थ्रू वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इट्स ओवर यूज एंड पोल्यूशन मेक इट अनफिट टू यूज़. वाटर चाहे रिन्यूएबल है लेकिन उसका ओवर यूज़ और पोल्यूशन की वजह से वो अनफिट हो गया है. अब इस यमुना का हाल देखो, ये किसी तरीके से भी वॉशिंग या ईटिंग या ड्रिंकिंग या किसी भी यूज़ में आ सकता है. इवन इन फैक्ट्री वर्क्स इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव पोल्यूशन जो मेजर इंडस्ट्रीज कंटामिनेट कर देती हैं. डायरेक्टली आउटलेट्स हैं उनके जो है फैक्ट्रीज के जो है रिवर्स वाटर में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, मेटल्स हैं, नाइट्राइट्स हैं, जो पूरी तरीके से जो है इन्होंने कंटामिनेट कर दिया है. अब इसका कैसे यूज़ करेंगे? तो ये नहीं है कि वाटर नहीं है, बट फ्रेश वाटर नहीं है, क्लीन वाटर नहीं है. स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर गिव अस फ्रूट, नट्स एंड लेटेक्स, ट्रिम्प, ऑयल, गम, मेडिकल प्लांट्स एंड ऑल्सो पेपर दैट इज एसेंशियल फॉर योर स्टडीज. देर आर इधर था हम कहा मोस्ट ऑफ द केमिकल्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रिच ह्यूमन बॉडीज थ्रू वाटर. ज़्यादातर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल और केमिकल्स हैं वो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर कैसे आते हैं? वाटर से. बहुत सारे डिजीज़ जो हैं आजकल एक से एक डिजीज़ है, वो कहाँ से आ रहा है? ड्यू टू दी पोल्यूटेड वाटर. बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत सारी चिल्ड्रंस फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स, डिजीज़ ड्यू टू दैट दे ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर. जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पुअर पीपल्स रहते हैं, दे आर अफेक्टेड बाय दैट डिग्रेडेड वाटर. ओके, वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल ट्रीटेड दिस एफिशिएंटली यूजिंग सूटेबल बिफोर रिलीजिंग द वाटर. अब जो फैक्ट्रीज़ हैं अगर वो वाटर को जो सूटेबली ट्रीट करेंगी, उसको क्लीन करेंगी और फिर उसको आउटलेट करेंगी, तो हम लोग वाटर बॉडीज़ को और पोल्यूट होने से भी बचा सकते हैं. फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग एक और मेथड है टू सेव सरफेस रन ऑफ वाटर. कैनाल्स यूज टू इरीगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइन टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर. ठीक है, जो कैनाल्स हम बिल्ड की जाती हैं आप देखते हो बीच में से टूटी हुई हैं, कितने वाटर जो है वेस्ट हो रहा है और एग्रीकल्चर फील्ड्स में नहीं पहुंच रहा. उनको इफेक्टिवली हमने जो है उनको रिपेयर करना है ताकि वाटर का जो कम से कम वेस्ट हो. स्प्रिंकलिंग देखो ना, स्प्रिंकल इफेक्टिवली इरीगेट द एरिया बाय चेकिंग द वाटर लॉस थ्रू सीपेज एंड एवापोरेशन. ये देखो स्प्रिंकलिंग से भी कर सकते हैं. अब हम सीधा पानी लगा देते हैं, पाइप छोड़ देते हैं पूरा दिन, पूरा वाटर वेस्ट हो जाता है. ड्राई रीजन्स विद हाई रेट ऑफ एवापोरेशन, ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन इज़ वेरी यूजफुल. जो ड्राई एरियाज हैं वहाँ ऐसे भी यूज़ कर सकती है, जैसे जो ड्रिप और ट्रिकल इरीगेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे ये कैसे यूज़ होता है. अभी आप ना समझो. तो वैल्यू ऑफ द जो रिसोर्स है ना, वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड. लेकिन हमको इरीगेशन मेथड्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे. हमको फैक्ट्रीज से जो पानी निकलता है उसको प्रॉपरली ट्रीट करके रिलीज़ करना पड़ेगा.
हम जो वार्म वाटर को कोल्ड वाटर मास में जब रिलीज़ कर देते तो थाउजेंड्स ऑफ फिशेस स्पीशीज़ जो हैं एक्सटिंक्ट हो गई हैं उसकी वजह से। हम केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स वाले वाटर को जो है किसी लेक में छोड़ देते हैं तो वहाँ पे जो है ब्लू ग्रीन एल्गे ब्लूम हो रहा है, वाटर बॉडीज़ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं क्या हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो जो वाटर इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू ट्रीट इट विद ऑनर, वी हैव टू केयर फॉर व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर आवर लिविंग, वरना ह्यूमन बीइंग दूर नहीं है कि ह्यूमन बीइंग भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। समझ गए। अब हम पढ़ते हैं नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। Some school children were visiting an exhibition on handicraft. The article in the exhibition were collected in different parts of the country. Mona picked up a bag and exclaimed, "This is a beautiful handbag." "Yes, it is made from jute," the teacher said. "Do you see those baskets, lampshades and chair? They are made from canes and bamboos. In eastern and northeastern humid region of India, bamboo grow in plenty." Jessie was excited to see a silk scarf. "See this beautiful scarf." The teacher explained that the silk is obtained from silkworm that the bred on mulberry trees. The children understood that the plant provide us with many different products that we use in our daily life, day-to-day life. Okay. अब natural vegetation और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन ए नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोसफेयर दैट वी कॉल बायोस्फेयर। ठीक है, जहाँ पे वाटर, लैंड और एटमॉस्फेयर और का जो कनेक्शन है तीनों जहाँ पे है, वाटर का, लैंड का, सिर्फ उस नैरो स्ट्रेच में जो है एनिमल्स, प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एग्जिस्ट करती है, जिसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर में इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल। बायोस्फीयर में हम एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स पे हम पे प्लांट्स, एनिमल्स सब एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट हैं। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। हमने पीछे भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी है प्रीवियस एनसीईआरटीज में, इसे इकोसिस्टम कहते हैं। अब वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। प्लांट हमें टिम्बर प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स के लिए, ऑक्सीजन वी ब्रीथ, प्रोटेक्ट्स करते हैं सॉइल को। अच्छा, हम उस सॉइल एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एक्ट, शेल्टर बेड्स एक्ट करते हैं, बहुत सारे हैं। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, फ्रूट, नट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें सॉइल, प्लांट्स और इन चीज़ों का, वाटर का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है, जिसके इनन्यूमेबल यूज़ हैं ऑफ प्लांट्स के। एंड यू कैन ऐड सम मोर। प्लांट्स सारी में फ्रूट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें क्रॉप्स से जो है हमारी बेसिक जो है एसेंशियल फूड जो है हमें एपिटाइट हमारी सेटिस्फाई होती है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट एज वेल एक्वेटिक लैंड फॉर्म्स। दे प्रोवाइड हमें मिल्क, मीट, वूल। इंसेक्ट लाइक बीज हमें हनी प्रोवाइड करते हैं और ये पोलिनेशन में हेल्प करते हैं फ्लावर्स की, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम। बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट एंड एक्ट एज ए डिकम्पोजर एज वेल। वल्चर ड्यू टू इज अवेलेबिलिटी फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक्स एंड स्क्वेंजर्स। अब ये होंगे नहीं तो वो मांस जो गंदगी ऐसी ही पड़ी रहेगी, बदबू आएगी, बीमारियां फैलेंगी। स्क्वेंजर्स का एक्ट करते हैं वल्चर्स जो है, ये इंसेक्ट को खाते हैं प्लांट्स, तो ये एक्ट कर रहे हैं एक डिकम्पोजर का, एक इन्वायरमेंट को क्लीन रखने का। सो एनिमल बिग और स्मॉल आर ऑल इंटीग्रल एंड मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। बड़े या छोटे सभी इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए अर्थ पे इज एसेंशियल है। ठीक है। अब डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है नेचुरल वेजिटेशन तक? ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड प्राइमरली ऑन टेम्परेचर और मॉइस्चर। टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करता है वेजिटेशन। और जो मेजर वेजिटेशन टाइप ऑफ द वर्ल्ड है, जैसे फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रास, इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्री में थ्राइव। द प्लांट्स आर थोज एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। आप ट्रॉपिकल एरियाज का एग्जांपल ले लो, हैवी रेनफॉल होती है तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट फ्लोरिश होते हैं। अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज होगी, देखो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज होगी, साइज ऑफ प्लांट और उसकी डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। जिस तरह के आपको डेंस और जो है बिग प्लांट्स ट्रॉपिकल में मिलते हैं, वैसे टेम्परेट में नहीं मिलेंगे। जैसे टेम्परेट में मिलते हैं वैसे टुंड्रा में नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो मॉइस्चर का बड़ा एक कारण है। ठीक है। शॉर्ट स्लांटेड ट्रीज एंड ग्रास ग्रोज इन रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। हमने ग्रासलैंड्स पीछे पढ़े हैं मॉडरेट रेनफॉल में, जो हमें थॉर्नी श्रब्स और ये जो है एक्सट्रीम लो टेम्परेचर जहाँ लो रेनफॉल होती है, हमने डेजर्ट एरिया में पढ़े, कैक्टस जैसे प्लांट्स जो हैं वहाँ पैदा होते हैं। ठीक है। तो ये जो है एग्जांपल है।
देखो, लीफ विद थॉर्नी एंड वैक्सी सरफेस रिड्यूसेस लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू द ट्रांसपायरेशन। अब जो डेजर्ट एरियाज़ में थॉर्नी और जो वैक्सी सरफेसेस हैं, वो जो मॉइस्चर जो है कम लूज़ करते हैं वो लोग प्लांट्स, और उनको सर्वाइव करने में मदद करता है एक्सट्रीमली जो लो टेम्परेचर होता है। ठीक है। फॉरेस्ट आर ब्रॉडली जो है क्लासीफाई किए जाते हैं एवरग्रीन में और डिसीडियस फॉरेस्ट में। ये डिपेंड करता है, हमने पीछे पढ़ा था, रेनफॉल पैटर्न पे, वहाँ के क्लाइमेट पे, वहाँ पे ट्रोपोग्राफी में, सारा कुछ। ठीक है। व्हेन दे शेड देयर लीव्स, डिपेंडिंग ऑन विच व्हेन दे शेड देयर लीव्स, कब वो शेड लीव्स करते हैं। एवरग्रीन हुए तो वो अलग अलग टाइम पे करेंगे, डिसीडियस हुए तो एक पर्टिकुलर ऑटम सीजन में, स्प्रिंग सीजन में, जब भी करेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर लीव्स साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। वो आस्ते आस्ते शेड भी करते रहते हैं, न्यू ग्रो भी करते रहते हैं ड्यू टू कॉन्स्टेंट रेनफॉल। डिसीडियस जो हैं फॉरेस्ट हैं वो शेड करते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में, ताकि वो अपनी जो मॉइस्चर को कंजर्व कर सके, कम मॉइस्चर यूज हो ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। अब बोथ टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो है फर्दर डिवाइड किए जाते हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट में, उनकी लोकेशन और एल्टीट्यूड के को नज़र रखते हुए। ठीक है। टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैट देयर वर 2 centuries बैक। ऑब्वियसली आज जितने लोग हैं आज से 200 साल पहले उतने नहीं थे, आज बहुत ज़्यादा है। अब ग्रोइंग नंबर को फीड करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर करके क्रॉप एरियाज ग्रो किए जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट कवर जो हैं पूरी दुनिया से वैनिशिंग रैपिडली, गायब हो रहे हैं, और अर्जेंट नीड है इस रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कैसे कंजर्व कर सकते हैं। देखो, फॉरेस्ट हमारी वेल्थ है, प्लांट्स शेल्टर देते हैं एनिमल्स को, टुगेदर दे मेंटेन इकोसिस्टम। चेंज इन क्लाइमेट और ह्यूमन इंटरफेरेंस से बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स का लॉस हुआ है, बोथ प्लांट्स और एनिमल्स का। बहुत स्पीशीज़ वनरेबल हो गई हैं, बहुत सी इंडेंजर्ड हो गई हैं, और सम जो हैं वो ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट, कुछ तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, कुछ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जिनके फ्यू नंबर्स रह गए हैं वाइल्ड लाइफ में। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, सोइल इरोजन, कंस्ट्रक्शन, जो फॉरेस्ट फायर है, सुनामी है, लैंडस्लाइड, ये ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। देखो न्यूज़, एज कैलिफोर्निया फायर्स डे होप रेस्ट ऑन, कैलिफोर्निया ब्रीथ इजी एज फायर टेम्ड, 5 लाख फ्लू कैलिफोर्निया फायर। तो ये डेली के न्यूज़ हैं कि कैसे नेचुरल और मैन मेड जो है इंसिडेंसेस जो हैं, हम अब नेचुरल इंसिडेंसेस को तो हम सिर्फ मिनिमाइज़ कर सकते हैं ना, लेकिन मेन मेड रिसोर्सेज जो मेन मेड डिस्ट्रक्शन है उसको तो हम कम कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। तो कैसे नेचुरल पार्क से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स हम ये बनाते हैं टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड्स नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स आफ्टर फ्रॉम डिप्लीटिंग। इस तरीके से हम जो है अपने जो नेशनल रिसोर्सेज हैं, अपने नेचुरल और नेशनल बहुत दोनों रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकते हैं, कुछ ऐसे नेचुरल जो वाइल्ड लाइफ बनाकर, बायोस्फीयर रिजर्व बना के, कम्युनिटी फॉरेस्ट बनाकर, रिजर्व फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है इन्वायरमेंट का। इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पीशीज इज नॉट डिस्टर्ब्ड, ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सर्वल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीशीज। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने बहुत सारे जो है, हमने पहले पढ़ा था कि कैसे अमेज़न फॉरेस्ट में जो है रोड्स, नेशनल हाईवेज़ बनने की वजह से पूरे फॉरेस्ट का एक्सेसिबिलिटी हो गई है। उसकी वजह से जो है वहाँ के एनिमल्स का जो हैबिटेट डिस्टर्ब हो गया, वहाँ के ट्राइबल पीपल्स का हैबिटेट डिस्टर्ब हो गया है, और उसकी वजह से लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है। तो हम डिफरेंट जो हैं प्रोग्राम्स ले सकते हैं, सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, हम इंकरेज कर सकते हैं रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे हम इंकरेज कर सकते हैं बर्ड वॉच। पीपल आर मूविंग फ्रॉम दीज नेचुरल फिनोमिनास, when they will see the natural things, natural animal, wildlife, they will appreciate it, and they will do something to save these habitats. हम लोग we are so much stuck in these phone screens that we are unable to see the wonder of the worlds. When we will see these wonder of the worlds, we will realize that we have to conserve these beautiful creatures, these wildlife, these beautiful landscapes, so that our future generation can also see those things. Okay, many countries ने पास किए लॉज, जैसे हमारे हैं टाइगर कंजर्वेशन के लिए, एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए, वल्चर्स के लिए पास किए गए हैं। बहुत सारी चीज़ों पे बैन लगाया, बहुत सारी चीज़ों को मारने क्रिमिनलाइज किया हमने। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पीकॉक, ये इलीगल है। इंटरनेशनल कंजर्वेशन साइट जैसी एक प्रोग्राम है, IUCN है।
ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एस्टैब्लिश दैट लिस्ट सर्वल स्पीशीज एंड बर्ड्स विच आर, जिनका ट्रेड प्रोहिबिट किया गया है, प्लांट और एनिमल को एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। कंजर्वेशन जो है हमारी एक एथिकल ड्यूटी है इनको कंजर्व करना, बिकॉज दे विदाउट देम वी विल नॉट एग्जिस्ट। हम इंटरडिपेंडेंट हैं, वी आर इवन डिपेंडेंट ऑन ए डॉग टू एन लायन, they are dependent on us and we are dependent on them. If we think that we are not dependent on them, then we are wrong. ये कुछ एनिमल जो स्क्वेंजर एनिमल्स हैं, हमें लगता है यार इनका क्या वैल्यू, लेकिन अगर हम जो है उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वो स्क्वेंज नहीं करेंगे, वो जो है ये जो है डेड एनिमल्स और इनको खाएंगे नहीं खाएंगे तो वहीं पड़े रहेंगे और वहीं उनसे जो है बहुत सारी डिजीज़ का जो है जन्म होगा। अल्टीमेटली वो ह्यूमंस के लिए भी इफेक्टिव है। सो इनका प्रोटेक्शन जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारा सर्वाइवल इन पे डिपेंड करता है, इनका सर्वाइवल हम पे डिपेंड करता है। हम एक बायोस्फीयर में रहते हैं जहाँ पे हम सभी जो है मिल के एक इकोसिस्टम बनाते हैं, मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और उस इकोसिस्टम का डिस्ट्रक्शन हमारा डिस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इसलिए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। वी हैव टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व दिस, ओके।